सो कभी कोई आपसे अगर ये पूछे ना कि बताइए चलिए कि धरती पे ऐसा कौन सा लास्ट पर्सन था जिसको अपने टाइम पे होने वाली सारी चीजों का ज्ञान था, बताइए, आप आंसर दीजिए मुझे। ऑब्वियसली एरिस्टोटल, अगर मैं स्क्रीन पे उसको दिखा रहा हूं, डेफिनेटली इसका आंसर एरिस्टोटल है। बट देखिए, एक बात बताता हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान सुनना। आपने कभी वर्ड सुना है एथेनोसेंट्रिसिज्म? देखिए, मैं बता देता हूँ, ऐसा पर्सपेक्टिव होता है जिसमें बहुत सारे प्री सपोज कंसेप्शंस रहते हैं, राइट? तो वेस्टर्न जब हम बात करते हैं फिलोसफी की, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स की, तो एरिस्टोटल का नाम बहुत बड़ा आता है ना? तो उस टाइम पे ईस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी, ईस्टर्न फिलोसफी, है ना, इन सबको इतना उनको इतना तवज्जो नहीं दी जाती थी, राइट? बाद में वो तो निकल निकल कर आए। तो ये ऐसा क्लेम करना कि एरिस्टोटल इज द ओनली पर्सन ऑन अर्थ जो बेसिकली अपने टाइम पे होने वाले सब चीजों का ज्ञान रखते थे, है ना? हालांकि मैं कोई डिमी नहीं कर रहा हूं इस बंदे को, जबरदस्त पर्सनैलिटी है, जबरदस्त काम किए हैं, बहुत कुछ लिख के गया है बंदा। अभी आपको पता चलेगा आने वाले टाइम पे अलेक्जेंडर को पढ़ाया भाई इन्होंने। यस, एग्जैक्टली द सेम पर्सन अलेक्जेंडर जो कि भारत तक आज पहुंचा था, राइट? बात करते हैं अच्छा, ऐसा अगर आपसे कोई पूछे कि बड़े बड़े जो दिग्गज थे, दिग्गज, बड़े बड़े दिग्गज, नॉट इन द एंशियंट टाइम बट इन द प्रेजेंट टाइम ऑल्सो, राइट? इन द मॉडर्न कंटेम्प्रेरी टाइम, बहुत बड़े बड़े दिग्गज जिनके सामने भाई नतमस्तक होते हैं, नतमस्तक होते हैं। द होल वेस्टर्न फिलोसफी जिनकी फुट नोट है ना, प्लाटो एंड एरिस्टोटल। सो रिमेंबर, मैंने प्लाटो के लेसन में भी ये बात बताई थी, सोक्रेटिस की में भी इसके बारे में थोड़ी बहुत बातचीत की थी, राइट? तो वो लेसन भी देख लेना एक बार जाकर के, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, राइट? ओके। द ओनली पर्सन जिसको इतना वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिला बिकॉज ऑफ हिज थॉट्स, कि आज एरिस्टोटल को पूजते हैं, लोग पूजते हैं लिटरली, राइट? एक थॉमस एक्विनस करके एक बहुत बड़े फिलोसोफर होते हैं, हमारे सिलेबस में भी है, आने वाले टाइम पे उनको लेकर के आएंगे बिल्कुल आपके लिए, राइट? सो उन्होंने इनको बोला द फिलोसोफर, ठीक है? द ओनली, यू नो, द किसके आगे लगता है? सिंपल बेसिक टेंसेस है, कोई भी चीज जो कि ग्रेट होती है ना, तो ग्रेट फिलोसोफर, राइट? एक अरब फिलोसोफर थे, बहुत सारे अरब फिलोसोफर, उनमें से कुछ बहुत चुनिंदा जो थे सोफिस्टिकेटेड फैमिलीज से, है ना, नामचीनी अरब स्कॉलर, उन्होंने इनको पता क्या बोला? द फर्स्ट टीचर, ठीक है? तो वहां पे ग्रुप परंपरा अलग तरीके की होती है, तो उन्होंने इनको क्या बोला? द फर्स्ट टीचर, इनको एरिस्टोटल को। इनके 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 तमगे बता रहा हूँ, कितने बड़े बड़े ओहदे मिले भाई इनको, है ना? दांते दांते जर्मिनो, बड़े फिलोसोफर, है ना? मुझे बताओ, दांते जर्मिनो कौन से कंट्री से रिलेटेड है भाई? बताओ, बहुत सिंपल है। उन्होंने इनको बोला मास्टर ऑफ दोज हु नोज, यानी कि जिनको पता है ना उनके भी मास्टर है, गुरु है भाई ये, है ना? तो यस, अब भाई इतने सब लोगों की बातें सुन रहे हैं, प्लाटो को कैसे भूल जाएंगे? हु इज प्लाटो? प्लाटो इनके गुरुजी, इनके महाराज, इनके गुरुजी, राइट? इनको बेसिकली उन्होंने बोला था माइंड ऑफ द एकेडमी। एरिस्टोटल के बारे में जब हमने बात की थी, उसमें बताया था मैंने कि उन्होंने एकेडमी करके अपना इंस्टीट्यूट खोला था, इन्होंने भी खोला था, लाइसियम, हम बात करेंगे बाद में। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, सब चीजें अवेलेबल है, सब 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 चीजें अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के देख लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, सब नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा भाई, इतना मैं आपको गारंटी यहाँ पर दे सकता हूँ, राइट? अच्छा अच्छा, बहुत जबरदस्त बात बताता हूँ। सिसेरो करके एक बंदा होता, बहुत जबरदस्त फिलोसोफर थे, इनकी भी पॉलिटिकल फिलोसफी बहुत जबरदस्त है, कभी सुनाऊंगा आने वाले टाइम पे, राइट? उन्होंने पता क्या बोला था? उन्होंने बोला इफ प्लेटोस प्रोज वाज सिल्वर, एरिस्टोटल वाज फ्लोइंग इन अ रिवर ऑफ गोल्ड, ठीक है? तो इस तरह के कुछ इनको ओहदे प्रोवाइड किए गए, डेडिकेटेड किए गए बाय द वेरियस वेरियस और बहुत बड़े नामचीनी फिलोसोफर्स के द्वारा। अच्छा देखो, बात करते हैं इनके जन्म की, कि बेसिकली इनका जन्म कौन होता है और कौन से टाइम पे होता है। तो 384 बीसीई में इनका जन्म होता है, एंड ये ग्रीस के नहीं थे, रिमेंबर, आई मीन एथेंस के नहीं थे ये, जैसे कि प्लाटो थे, सोक्रेटिस थे, है ना? तो ये नहीं थे बिल्कुल भी, ठीक है? एक हायरार्की याद रखो, ये आपके सोक्रेटिस, राइट? सोक्रेटिस के बाद आते हैं आपके प्लेटो, प्लेटो के बाद आते हैं आपके एरिस्टोटल, राइट? और एरिस्टोटल ने किसको पढ़ाया था बाद में? एरिस्टोटल के शिष्य कौन थे? अलेक्जेंडर, रिमेंबर, स्पा। ओके, बात करते हैं कि मैसेडोनिया का, बेसिकली मैसेडोनियन रीजन था, उसके ऊपर बहुत बड़ा एम्पायर था ये, तो है ना, तो ग्रीस में। तो उसमें बहुत सारे स्मॉल सिटी स्टेट्स होते थे, सिटी स्टेट्स का कॉन्सेप्ट भी बताया मैंने प्लाटो में, वो जाकर के देख लेना एक बार। तो वहां पे एक प्लेस हुआ करती थी स्टागिरा करके, है ना, स्टागिरा करके एक जगह हुआ करती थी। तो बेसिकली ये वहां पे उनका जन्म हुआ था, और ये वहां से फिर 20 साल के जब ये हुए तो इनको प्लाटो की द अकेडमी में ये आ गए, ठीक है, एज ए स्टूडेंट, ठीक है? तो एथेनियन नहीं था ये बिल्कुल भी, इसके चलते इनको काफी सारी परेशानियां हुई थी आगे चल करके, है ना? स्टेट भी छोड़ देना पड़ा था बाद में अलेक्जेंडर की, जब उनकी डेथ हो गई थी, राइट? ओके। तो 17 की एज में बेसिकली ये प्लाटो की अकेडमी में उनका एडमिशन हो गया था। अच्छा, जितने भी ये ग्रीक फिलोसफर्स है, एरिस्टोटल है,
है ना, अलॉन्ग विद द सोक्रेटिस एंड प्लाटो। इन लोगों ने ही पूरा ग्राउंड वर्क रख दिया पूरी वेस्टर्न फिलोसफी का। इन्हीं के कंधों पर दारोमदार है सारी वेस्टर्न फिलोसफी की। इन्हीं से लेकर क्या है, फिर उसकी क्रिटिक आ गए, राइट, उस तरीके से। तो उन्हीं से रिलेटेड अगर आपको कभी भी कोई भी वेस्टर्न फिलोसफी देखने को मिले, पढ़ने को मिले, जैसे कि हम पढ़ाने वाले हैं आने वाले टाइम पे, तो आपको इनकी झलक देखने को मिलेगी डेफिनेटली। या तो इनका अगेंस्ट में होगे, या फिर आप इनके यानी कि एग्रीमेंट में रहेंगे, राइट। लेकिन इनसे बच करके नहीं जा सकते हो, देर इज नो एस्केपिंग। ओके, सो एरिस्टोटल जो था जबरदस्त पर्सनालिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया इन द बिगिनिंग ऑफ द लेसन। ये बहुत जबरदस्त, सब जगह हाथ था इनका, डेफिनेटली, है ना। अगर किसी बंदे के बारे में ये बात की गई कि द लास्ट पर्सन हु नोज एवरीथिंग देयर वाज नोन टू बी ऑन द इन हिज ओन टाइम, तो कुछ सोच के ही बोला होगा, राइट। हालांकि जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत सारी चीजें इंडिया में आकर देखते हो उस टाइम पे क्या हो रहा था। जबरदस्त साइंस कल्चर का डेवलपमेंट बूम पैदा हुआ है, जबरदस्त तरीके से, है ना। बहुत बड़े बड़े दिग्गज यहाँ भी पैदा हुए हैं। ओके, रिकॉग्निशन नहीं मिला वो बात अलग है, किसी और दिन हम उसको डिस्कशन रखेंगे ऑब्वियसली। बात करते हैं इनके जो है वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स में इनके रुचि थी। बायोलॉजी, इनके फादर खुद डॉक्टर थे, कोर्टी थे, है ना। जूलॉजी, है ना, इनके फादर का उनमें भी थोड़ा सा इंटरेस्ट था। उसमें बात करते हैं म्यूजिक, थिएटर, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, रिटोरिक्स एंड जो लिंग्विस्टिक्स होते हैं उन सब में, मेटाफिजिक्स में इनका रोल था, है ना। फिलोसफी में तो था ही, एस्थेटिक्स हुआ, एपिस्टेमोलॉजी जिसको हम ज्ञान मीमांसा बोलते हैं, वो चीज, राइट। लॉजिक, पॉलिटिकल थ्योरी, एथिक्स, डेफिनेट। ओ बताइए, एथिक्स कैसे भूल सकते हैं भाई, एरिस्टोटल की जब बात आएगी, हाउ कैन वी फॉरगेट एन एथिक्स। तो एथिक्स को लेकर के क्या जबरदस्त यूज थे, आने वाले टाइम पे पता चलेगा। ओके, ओके सर मैम। अच्छा, तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया ना अभी थोड़ी देर पहले कि ये एथेनियन नहीं थे, है ना, तो फॉरेन रेजिडेंट थे। तो एक मैटिक इनको बोला जाता था, मैटिक, ठीक है। इनको क्या बोला जाता था, जितने भी फॉरेन स्टूडेंट्स आते थे उनको बोला जाता था मैटिक। ओके सर मैम, ओके। एंड यस, इनके फादर का नाम था जो निकोमेकस, ठीक है, राइट। फिर अपने सन का नाम, जो इनकी दूसरी वाइफ से इनको बेटा हुआ था, उसका नाम भी इन्होंने निकोमेकस अपने फादर की याद में रखा था, जिन्होंने निकोमेकियन एथिक्स लिखी थी। वो सब आने वाले टाइम पे आपको पता चलेगा डेफिनेटली। एंड हाँ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं आपको कि हाईली रिसर्च लेक्चर्स आते हैं यहाँ पे, है ना। तो प्लीज डू अप्रिशिएट, बहुत मेहनत लगती है। देखो इस तरीके से यहाँ पर आपको ये नोट्स देखने को मिलेंगे, राइट, राइट। इस तरीके से सारे नोट्स आपको अवेलेबल भी करा दूंगा मैं, यहाँ से तो हम पढ़ ही रहे, राइट। एंड दिस इज द इग्नू नोट्स एंड द सम कोचिंग इंस्टीट्यूट नोट्स, एंड द क्रेडिट गोज टू देयर इंस्टीट्यूशन, राइट। ओके, बात करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा और बायोग्राफिकल स्किल्स देख लो, इनकी जन्म, इनकी पृष्ठभूमि आपको समझ में आ जाएगी। फिर इनके जितने भी राइटिंग्स है ना, बहुत क्लियरली, बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं है आपका, है ना। अब जैसे कि एक क्वेश्चन आता है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि इनकी मैथोडोलॉजी क्या रही थी, तो वो थी आपके, नोट डाउन कर लेना, एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन, एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन। अब बताओ ये क्वेश्चन कैसे नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा भाई सर मैम, यही तो पूछते हैं और क्या पूछते हैं, कहां से आएगा। और तो मैं बस यही कहता हूँ, मेरे को सुनिए ज्यादा, है ना। और नोट्स आप बना सकते हैं, जो मैं बोलता हूँ। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैंने बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट जगह से कलेक्ट कर करके आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो इट्स कंसोलिडेटेड, राइट। सो देखो, बात करते हैं 384 में इनका जन्म होता है, 384 बीसी में। तो 14 साल की एज में क्या होता है, इनके फादर जो निकोमेकस थे उनका डेथ हो जाता है ना। हालांकि एरिस्टोटल के बारे में एक लेक्चर और बनाया हुआ है मैंने, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। उसमें मैंने थोड़ा सा इन डिटेल बताया, राइट। उसमें सुशीला और मुखर्जी इनकी बुक से मैंने इनको काफी रेफर किया था, पूरा का पूरा एक्सप्लेन वहां पर मैंने किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर मैं चाहता हूँ ताकि आपका कॉन्टेक्स्ट रहे, है ना। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा एंड थोड़ा सा ल्यूसिड वे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इनके डेथ होगी, तो इनके बेसिकली इनकी जो ब्रदर इन लॉ थे, है ना, तो उन्होंने ये एज ए गार्जियन इनका काम किया अंटिल इन 367 ही गॉट एडमिटेड इनटू द प्लाटोस की द रिपब्लिक द एकेडमी में, राइट। ओके सर मैम। उस टाइम पे बेसिकली ये एथेंस आए थे, है ना। एंड बहुत क्लोज रिलेशनशिप बन गई थी इनकी प्लाटो से और वहां के इकोसिस्टम से, राइट। सो प्लेटो जब इनसे सबसे पहले, देखिए इनकी मुलाकात बताता हूं मैं। प्लेटो जब एरिस्टोटल से सबसे पहली बार मिले ना, तो उनको इनकी आंखों में एक बहुत तेज देखने को मिला, जबरदस्त बुद्धि का एक लड़का आया है भाई एथेंस में, और बहुत जीनियस है, मतलब वो, है ना। प्लेटो ने इनके जीनियस को रिकॉग्नाइज किया था। जैसे कि मैंने बताया था आपको, हम बात करते हैं परमहंस जी की, राइट, स्वामी परमहंस की। उन्होंने किस तरीके से स्वामी विवेकानंद को देख करके ये मान लिया था कि डेफिनेटली कि यही वो बेसिकली वो मनुष्य, वो पर्सन है जो कि इनकी टीचिंग्स के साथ उसको जस्टिफाई कर सकता है, राइट। उनके साथ जस्ट कर सकता है एक्चुअली। एंड
किया भी सही एरिस्टोटल ने, हालांकि सबसे बड़े क्रिटिक माने जाते हैं प्लेटो के, लेकिन एरिस्टोटल ने लिखा प्लेटो के बारे में, इनकी डेथ के बाद भी काफी सारी कुछ चीजें लिखी, है ना। 357 बीसी में बात करेंगे तो इन्होंने दो वर्क्स उस टाइम पे लिखे थे, एक तो था आपका द टॉपिक्स, ये सब मैंने आगे नोट्स में मेंशन है, आप उसको देख लेना एक बार, मैं भी चाहता हूं आपको यहाँ पर एक जगह कंसोलिडेटेड मिल जाए, राइट। एंड एक सोफिस्टिकेटेड रेफ्यूटेशंस, ये इनके बारे में थी। टॉपिक्स बात करते थे कि आर्ग्यूमेंट्स किस तरीके से बनाए जाए, ताकि अगर आप किसी पोजीशन में हैं एंड तो उस तरह के उस किस तरीके से अपने आर्ग्यूमेंट्स को, अपने फैक्ट्स को वहां पर रखोगे आप। सोफिस्टिकेटेड रेफ्यूटेशन क्या होता है, ये बेसिकली बात करते हैं हाउ टू डिटेक्ट वीकनेस इन द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द अदर्स, यानी कि सामने वाला कुछ बोल रहा है तो उसकी बातों को बेसिकली समझना एंड उसमें जो कमियां है उसको डिटेक्ट करना। तो वेरी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, वेरी वेरी इंटेलिजेंट राइटिंग्स। अच्छा, अब इस तरीके से चलता रहा सब कुछ, 20 साल तक प्लेटो के साथ रही हैं, काफी कुछ सीखा इन्होंने, है ना, एथेंस में। तो बहुत से बेसिकली बहुत से सिग्निफिकेंट फिलोसॉफिकल डिसएग्रीमेंट थे, दार्शनिक मतभेद इन लोगों में काफी हुआ था, है ना। किसी ने आगे दिक्कत भी करती, प्लेटो की डेथ होगी 347 में। तो अब एरिस्टोटल चाहते थे कि इनको वही एकेडमी का हेड बनाया जाए, राइट। तो इनको मतलब डायरेक्टरशिप मिली है, लेकिन वो नहीं मिलती है इनको। तो एरिस्टोटल डिसाइड करते हैं बेसिकली कि इट्स बेटर टू लीव द एकेडमी, है ना। तो एकेडमी को अपने दोस्त, एक जीनोक्रेट्स करके एक इनका दोस्त हुआ था, जीनोक्रेट्स करके एक बहुत जबरदस्त थे, इनके बारे में मैंने बात भी बताई थी आपको, प्लेटो में बताई थी, राइट। कि कुछ स्टूडेंट्स थे जैसे कि एरिस्टोटल, जीनोक्रेट्स, है ना, इन सबके बारे में मैंने बताया था, उसको जाकर देखना एक बार, है ना। तो बात करते हैं कि जीनोक्रेट्स के साथ इन्होंने एकेडमी छोड़ दी, है ना। एकेडमी छोड़ने के बाद ये बेसिकली एक टेरिटरी में जाकर के पहुंचे, एक प्लेस में, एक विलेज में जाके पहुंचे, जहां पर इनके वहां का जो रूलर था हर्मियास, इनका बहुत अच्छा दोस्त बन गया। ओके, अच्छा, बहुत ध्यान सुनना, एक बात बताता हूँ आपको कि 347 बीसी में क्या होता है कि प्लेटो इन एरिस्टोटल को, सॉरी, एरिस्टोटल को किंग फिलिप के द्वारा बुलाया जाता है, किंग फिलिप द सेकंड, किंग फिलिप द सेकंड मैसेडोनिया में, है ना। कि उस टाइम पे अलेक्जेंडर इनका रूल था। तो अब अलेक्जेंडर उस टाइम पे छोटा सा बच्चा, है ना, 10 11 12 साल का। तो इनको उनका टीचर नियुक्त किया गया कि आप आइए यहाँ पर राजकुमार को जो है शिक्षा दीजिए। तो 347 बीसी में हम ये बात करते हैं। फिर बेसिकली अलेक्जेंडर निकल पड़ते हैं भाई अपने विजय मिशन पर, विजय रथ को लेकर के दुनिया जीत रहे हैं, है ना। फिर क्या ही जीता उस बंदे ने, है ना। तो लेकिन जल्दी उनकी डेथ हो जाती है। तो बस जब एरिस्टोटल बेसिकली क्या हुआ कि वहां पर तख्ता पलट करके अब बात करते हैं, बहुत सारी चीजें हुई थी, अलेक्जेंडर आए थे, अलेक्जेंडर ने एथेंस पे भी रूल किया। तो एरिस्टोटल को वहां पर परमिशन दी गई कि आप जो है यहाँ पर एक अकेडमी बनाए और अकेडमी बना करके लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना। अलेक्जेंडर ने बेसिकली कॉन्कर कर लिया था एथेंस को, राइट। सो तो एरिस्टोटल बेसिकली एरिस्टोटल बहुत खुश हुए एंड उन्होंने यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट की स्थापना करी, वो थी लाइसियम, यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइसियम, राइट। ओके, तो 335 बीसी से 323 बीसी तक 12 साल तक ये जबरदस्त यहाँ पर काम करते रहे। एंड लाइसियम ही बेसिकली इतने जबरदस्त, इतना बड़ा कलेक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, लेटर्स थे, टीचिंग्स था, जो ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लाइब्रेरी थी, ग्रेट लाइब्रेरी फर्स्ट, राइट। ओके, सो इसी टाइम पे ये अपनी एक ये दूसरी शादी करते हैं एंड हरफाइल से। तो उनका एक बेटा, बेसिकली बेटा होता है निकोमैकस, ठीक है। तो वो बाद में निकोमैकन एथिक्स करके उनकी बुक्स को कंप्लीट करता है। अच्छा, लाइसियम के बारे में थोड़ा बहुत जान लो, जबरदस्त इंस्टीट्यूट था ये, एक प्राइवेट क्लब नहीं था, जैसा कि एकेडमी था ना प्लाटो का, मैंने बताया था आपको। तो उसमें वही लोग आ सकते हैं जो कि प्लाटो बेसिकली उसमें एडमिट करते हैं, राइट। बट इसमें ऐसा नहीं था, लाइसियम में ऐसा नहीं था। लाइसियम में ना फ्री लेक्चर्स दिए जाते थे टू द जनरल पब्लिक, फ्री लेक्चर, यानी कि सुबह अगर आप असेंबली होगी तो उसमें पब्लिक आ सकती है, लेकिन जो इवनिंग की असेंबली होती है उसमें प्राइवेट स्टूडेंट्स वगैरह ये रहते थे, लेकिन पब्लिक के लिए ओपन था ये, राइट। लाइसियम इट्स नॉट, इट्स वेरी मच अनलाइक द एकेडमी, ठीक है। तो फ्री लेक्चर दिए जाते हैं जनरल पब्लिक को एंड एरिस्टोटल का भी एक जगह बैठ करके लेक्चर्स नहीं दिया करते थे, टीचिंग्स को नहीं दिया करते थे। ये बेसिकली लाइसियम्स के कॉरिडोर में, क्लासेस में, जहां पर भी जाते थे, ये चलते हुए ही अपने डायलॉग्स बोलते थे, टीचिंग्स को देते थे, इनके स्टूडेंट्स के पीछे उनको लिखते थे। तो उनको बोलते बेसिकली पैरिपैटिक्स, ठीक है, पैरिटैक्टिक्स बोलते थे, टू वॉक अबाउट, राइट। तो ये सब चल रहा था, इसके बीच में बहुत बड़ा धमाका होता है, वो होता है बेसिकली अलेक्जेंडर की डेथ। डेफिनेटली 323 बीसीई में, 323 बीसीई में अलेक्जेंडर की डेथ हो जाती है। और अलेक्जेंडर की डेथ हो जाने के बाद जब हम बात करते हैं प्रो मैसेडोनियन गवर्नमेंट जो थी वहां पे, उसको हटा दिया जाता है, यानी कि मैसेडोनियन अंपायर जो था उसको खत्म कर दिया जाता है वहां से। एंड
एरिस्टोटल के खिलाफ चार्जेस लगाए जाते हैं इम्पाइटी के, जैसे कि व्हाट, यस, सोक्रेटिस के टाइम पे लगाए गए थे उनके, टू करप्टिंग द माइंड ऑफ द यूथ। जबरदस्त लेसन है सोक्रेटिस का, अगर आपने नहीं देखा ना, मिस कर दिया आपने लाइफ में कुछ। आई हाईली रिकमेंड, एक बार जाकर के देखो, इतनी रिसर्च, इतने डीप वर्क किया है मैंने उसके अंदर, आपको जो है पता चलेगा काम का, राइट। बात करते हैं, तो एरिस्टोटल स्मार्ट था, इनको पता था कि ये सोक्रेटिस के साथ क्या हुआ है ना, एंड प्लाटो के साथ भी कोई खास जस्ट नहीं हुआ था। तो एरिस्टोटल बेसिकली भाग जाते हैं वहां से, है ना, यूबिया करके एक जगह हुआ थी, वहां पर ये भाग जाते हैं। एंड एरिस्टोटल कहते हैं कि ही विल नॉट अलाउ एथेनियंस की वो ऐसा पाप दोबारा करें फिलोसफी पर, ठीक है। तो ही वाज रिप्रेजेंटेड सिंबलाइज एज अ आपका फिलोसफी। तो सोक्रेटिस के साथ इतना बुरा हुआ था। बात करते हैं, एरिस्टोटल उसको अलाउ नहीं कर सकता एथेनियन को वापस ऐसा करने के लिए, राइट। तो बाद में इनकी ज्यादा नहीं, 2-3 साल बाद ही इनकी डेथ नेचुरल कॉजेस की वजह से हो जाती है ना, 348 बीसी में, सॉरी 322 बीसी में। रिमेंबर 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 322 बीसीई, एक साल बाद ही जाती डेथ, है ना। ये जब से भागते हैं उनके एक साल बाद इनके अंदर इनकी डेथ हो जाती है, राइट। ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। अब बात करते हैं इनके थोड़ी सी इंपॉर्टेंस ऑफ एरिस्टोटल पॉलिटिकल फिलोसफी, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी मेरे ना, अब बात सुन लो भाई, छोटी सी बात है। देखो, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे जो मैं आपको बताने वाला हूं। जैसा कि इनकी मैथडोलॉजी क्या आती है, इंपेरिकल ऑब्जर्वेशन। इनका जो मैथड था ना, वो था आपका इंडक्टिव इंडक्टिव रिसर्च, इंडक्टिव मेथड। अब इंडक्टिव मेथड क्या होता है, ये अपोजिट टू डिडक्टिव होता है। रिमेंबर, देखो प्लेटो क्या करते थे, उन्होंने पहले फिलोसोफर किंग की धारणा लेकर के आ गए कि ऐसा कोई राजा होगा, फिर वो उस तरीके से स्टेट को चलाएगा, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं, ऐसा हुआ तो नहीं। प्लेटो ने इन इज लेटर लाइफ, जब हम बात करते हैं, एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि इस तरीके का फिलोसोफर किंग लेकर के आना, फिर वो रूल करेगा 50 साल के एजुकेशन के बाद। हालांकि फिलोसोफर क्वीन का भी आइडिया उन्होंने दिया था, लेकिन उन्होंने कहा था इट्स इक्वल टू फाइंडिंग अ गॉड, राइट। तो बताइए, इतनी जबरदस्त बात, और प्लाटो ने खुद ही की स्टोरी को रिजेक्ट कर दिया कि इस तरीके से नहीं आ सकता, राइट। इट्स नॉट पॉसिबल टू फाइंड अ पर्सन लाइक दैट। रिमेंबर, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिडक्टिव हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्लेटो पहले थ्योरी बना दिया, तो उसके बाद वो चाहे क्या चाह रहे थे, इसको एग्जीक्यूट करे, बट ये फेल हो गया। ये इंडक्टिव है ना। ये बहुत रेडिकल थिंकर तो थे ही सही, लेकिन ये कभी भी ना रेडिकल चेंजेस नहीं चाहते थे। ही नेवर वांट कि बहुत रेडिकल चेंज है, ही वांट ग्रेजुअल चेंजेस, कि धीरे 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 समाज में चेंजेस लेकर के आ जाए, स्टेट का फॉर्मेशन हो। तो स्टेट की थ्योरी क्या है, वो बताऊंगा मैं आपको आने वाले टाइम में बहुत जल्दी। बस एग्जैक्टली वही चालू करने वाले हैं, वही चालू करने वाले हैं, पॉलिटिकल फिलोसफी हम यहाँ पे चालू करने वाले हैं। इन्हीं को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है, राइट। इन्हीं को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है। देखो यहाँ पे, तो प्लेटो को क्या था बोला जाता था, फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, है ना। एरिस्टोटल क्या बोला था, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। अब जैसे कि हम बात करते हैं कि प्लेटो ने एक आइडियल स्टेट की संरचना की थी, आइडियल स्टेट के बारे में उन्होंने बात करी थी। तो अब वो तो इतना सक्सेस नहीं हुआ ना। लेकिन एरिस्टोटल किसकी बात करते थे, एरिस्टोटल बात करते थे बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट की, बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट की, बीपीएस, ओके, बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट की। एंड इनके अकॉर्डिंग गोल्डन मीन इज अ गोल्डन रूल। उसके बारे में आने वाले टाइम में बात करेंगे कि भाई अपने आप को, मतलब एक पर्सन को सेक्रीफाइस कर देना चाहिए, गुड फॉर द सेक ऑफ द बेस्ट, है ना। एंड क्योंकि भाई देखो, बेस्ट जो है अनअचीवेबल है, तो व्हाट नेक्स्ट टू इट, जो भी इसके बाद आता है, गुड आता है, उस पे काम करो ना, उस पे काम करना चाहिए। वो तो रियलिस्ट, मॉडरेट, कंजर्वेटिव था, फंक्शनलिस्ट थे, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी इनको बोलते हैं। पहला पर्सन था ये भाई, पहला पर्सन था। अंबेडकर साहब ने काफी कुछ चीजें सीखी इनसे। क्या थी, क्या सीखी भाई अंबेडकर साहब ने इनसे, सिर्फ अंबेडकर साहब ने नहीं, पूरी दुनिया ने सीखी है। अंबेडकर साहब ने क्या बात ली है, हम हमारे कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। एनालिसिस ऑफ द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन, अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए इन्होंने आने जाने अगल बगल के जितने भी स्टेट्स थे, सिटी स्टेट थे, 158 स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन को उठाया, सबको पढ़ डाला। यस, ओके। तो इस तरीके की पर्सनैलिटी थी। अंबेडकर साहब ने क्या किया, उन्होंने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन को उठाया, आसपास के जितने भी बड़े बड़े कंट्रीज थे उनके कॉन्स्टिट्यूशन को उठाया, अच्छी अच्छी चीजें ली, बोरो की ना वहां से, बस वही बात है। उसके अलावा ये बात करते थे नेचुरल इनइक्वालिटी को, उनको जस्टिफाई करते थे, ये डेफिनेटली, है ना। एंड ये स्कूल ऑफ टिलियोलॉजी, टिलियोलॉजी क्या होती है देखो बताता हूँ। टिलियोलॉजी बेसिकली होती है एंड जस्टिफाई द मीन्स, ये याद रखो बस, एक्शन जस्टिफाई द मीन्स है, एंड जस्टिफाई द मीन्स, ये टिलियोलॉजिकल अप्रोच है ना। बताइए मुझे टिलियोलॉजिकल अप्रोच का सबसे धुआंधार, जबरदस्त और खतरनाक थिंकर कौन हुआ है बताइए।
इन द कमेंट सेक्शन। मुझे जानना है भैया, आपको आंसर करना पड़ेगा इस चीज का, राइट? ओके सर। बात करते हैं 158 कॉन्स्टिट्यूशन का, इनके टाइम पे इन्होंने बात किया, रूल ऑफ लॉ की इन्होंने उस टाइम पे बात करी। ओके, बात करते हैं कि बोलते हैं कि एवरीवन इज बोर्न आइदर प्लेटोनिस्ट और एन एरिस्टोटलिन। तो इनके बारे में बात करते हैं, इंपॉर्टेंस है भाई इनके थ्योरी की, ठीक है? तो पॉलिटिकल रियलिज्म की जब हम बात करते हैं तो हम याद करते हैं एरिस्टोटल को। एंड आइडियलिज्म की जब हम बात करते हैं तो हम याद करते हैं प्लेटो को। रिमेंबर, आइडियलिज्म यानी कि प्लेटो, रियलिज्म यानी कि एरिस्टोटल। रियलिस्ट है ना? मैक्सी ने क्या बोला इनके बारे में? मैक्सी ने बोला है ऑल हु बिलीव इन न्यू वर्ल्ड for the old are the disciple of the Plato, है ना? And all those who believe in the old worlds made new by the tedious and the toilsome use of science are the disciple of the Aristotle. Remember, देखो एकदम एकदम अपोजिट बोल रहे हैं मैक्सी, डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, है ना, एक्सप्लेन करने के लिए कि क्या डिफरेंस है प्लाटो और एरिस्टोटल। बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं इनकी थ्योरीज को लेकर के। कहाँ कंफ्यूज कर रहे हो भाई? इतना तो डिफरेंस है इन लोगों में, ठीक है? एकदम अपोजिट है, राइट? द मास्टर ऑफ देम दैट नो, ठीक है? तो मैंने बताई आपको, है ना? बताइए मुझे किसने कहा था ये वाली बात? अभी बताया मैंने, थोड़ी देर पहले अभी बताया आपको, राइट? दांते ने बोला ना, दांते जर्मिनो, डेफिनेटली। ओके सर। मैम बात करते हैं एरिस्टोटल वाज अ फ्लोइंग रिवर ऑफ गोल्ड। ये किसने बोला था? मैंने कहा था सिज़ारो ने, राइट? ये सब बातें मैंने कहा था, सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, डरने की जरूरत नहीं है, सब मिल जाएगा आपको। रिवीजन कर लेना एक बार इसको, लेकिन सुनो मुझे पहले बहुत ध्यान से। अच्छा, आफ्टर दी होल टॉपिक, होल एक्सप्लेनेशन ऑफ द, इनकी सारी थ्योरी पढ़ने के बाद इनकी फिलोसफी क्या थी, स्टेट का आइडिया क्या था, जस्टिस, स्लेवरी, सिटीजनशिप, जितने भी एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव थे आपके प्रॉपर्टी को लेकर के इनकी क्या होता है ना, वो सब होने के बाद ना आपको इन दी एंड वन लाइनर्स लिखा होगा। इनके बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि कहीं नहीं मिलेंगे आपको, आई गारंटी, कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन आते हैं वहां से। तो यू हैव टू बी पेशेंट, राइट, फॉर दैट। बिल्कुल स्किप मत करना, बिल्कुल स्किप मत करना यहाँ पर कि सीधा एंड में जाकर के देख ले, नहीं, ये पढ़ोगे ना तभी वो समझ में आएगा, ठीक है? ये बहुत इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है। अच्छा, ये दो तीन स्लाइड्स देख लो कि इनका पर्सपेक्टिव से थिंकर क्या था, कंपैरिजन कर लेते हैं प्लेटो एरिस्टोटल में, ताकि कोई दिक्कत नहीं रहे आपको। उसके बाद एक क्वेश्चन दूंगा आपको, इवेल्युएट की एरिस्टोटल की क्रिटिसिज्म किस तरीके से प्लेटो का किया गया था, है ना? इसको चेक भी करवा दूंगा मैं। बात करते हैं कि एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। उसके बाद ये है सबसे इंपॉर्टेंट आपके प्रोमिनेंट आइडियाज होते हैं एरिस्टोटल, विच इज द मेन फिलोसफी एंड द पॉलिटिकल थ्योरी, राइट? बात करेंगे, है ना? तो ये देख लो, बहुत क्विक देखेंगे पर्सपेक्टिव ऑफ एरिस्टोटल एज अ थिंकर, क्या रहता है इनका, ठीक है? तो मेंस में अगर आपके आगे क्वेश्चन तो यू कैन राइट, राइट, है ना? और आजकल तो असर्शंस वाले क्वेश्चन भी बहुत सारे आ रहे हैं, रिसेंटली पीएचडी के एग्जाम में देखे गए, तो यहां से ही तो वो क्वेश्चन टेकल होंगे, कहां से होंगे भाई? बहुत सारी चीजें यहाँ से, बहुत सारे क्वेश्चन उठाएंगे, देखना यूजीसी आने वाले टाइम पे बहुत सारी चीजें यहाँ से उठाने वाली है, ठीक है? बात करते हैं मोर इंपोर्टेंट टू बी वर्ल्डली वाइजर रादर देन द वाइज इन द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, ठीक है? यानी कि आइडियाज के ज्ञान में ही घूमे मत रहो, आपको जो है मैटर की बात करनी है, धरती पे जो हो रहा है, आपके आसपास हो रहा है, उसके बारे में सोचो, वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में सोचो, ये कहते हैं। तो प्लाटो ऐसा नहीं करते थे, प्लाटो तो अपना ही प्लाटोस वर्ल्ड में रहा करते थे, परफेक्ट चेयर, परफेक्ट एप्पल, याद रिमेंबर मैंने बताया था, है ना? तो ये बात करते हैं कि प्लाटो बात करते थे कि स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए कि रूलिंग क्लास के पास रहेगी। एरिस्टोटल ऐसा करते थे कि जो रूलिंग क्लास है रिक्वायर्स कॉमन सेंस होना चाहिए उनके पास। एंड अकॉर्डिंग टू हिम कि इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू बी द वर्ल्डली वाइज रादर देन द वाइज इन द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, ठीक है? तो ये बात कही गई थी, एरिस्टोटल के द्वारा मानी गई थी, राइट? एरिस्टोटल डज नॉट रिजेक्ट द वर्ल्ड ऑफ मैटर, जैसा कि प्लाटो ने किया था, है ना? ये कहते हैं कि ये तो परछाई है भाई, शेडो है, बोलते प्लाटो बोलते हैं कि शेडो है भाई, असली वर्ल्ड तो कहीं और ही चल रही है, असली गेम तो कहीं और ही हो रही है सर मैम। लेकिन एरिस्टोटल बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है भाई, जमीन पे आओ, सोचो, बात जो है वो है। अकॉर्डिंग टू द एरिस्टोटल जो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द मैटर, है ना? रादर देन इट इज एन इनहेरेंट इन मैटर। तो इनहेरेंट है, छूट के जा नहीं सकते हो आप। वी कैन नॉट आउटराइटली रिजेक्ट द नॉलेज ऑफ दिस वर्ल्ड विच वी गेन थ्रू द यूज ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स। आपके सेंसेस देते सारे, अगर आप किसी चीज को टच कर पा रहे हो, फील कर पा रहे हो, प्लेटो ने तो इग्नोर कर दिया उसको। रिमेंबर बात कर रही थी हमने, एरिस्टोटल बिलीव्स इन द मिडिल पाथ, राइट? आपने बात की थी गोल्डन मीन की थ्योरी, बहुत डिटेल में इसको देखने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू हिम कि जो गुड लाइफ है वी रिक्वायर बोथ नॉलेज एज वेल एज द प्रॉपर्टी, लेकिन इन मॉडरेशन, राइट? बात करते हैं इफ एरिस्टोटल इज फॉर मॉडरेशन, प्लेटो इज फॉर द परफेक्शन। तो प्लेटो जो था आइडियलिस्ट थे, तो एरिस्टोटल क्या हुआ? प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक हुआ वही वो, है ना? इफ प्लेटो थिंक्स अबाउट द बेस्ट, एरिस्टोटल टॉक्स अबाउट द बेस्ट प्रैक्टिकेबल, राइट? रिमेंबर हमने बात की थी स्टेट की, है ना? तो जैसे कि हम बात करते हैं, एरिस्टोटल कहते हैं कि अगर कोई पर्सन है, गोल्डन मीन की थोड़ी सी समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली स्टेट को रन करने के लिए ना एक बीन
आपको एज में होना पड़ेगा, मीन 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 स्टेट में रहना पड़ेगा। तो अगर किसी पर्सन में कोई चीज, जैसे कि मान लीजिए बहुत डरता है, मान लीजिए कोई पर्सन बहुत डरता है, कावर्ड है वो, है ना, तो उसके अंदर मेन एलिमेंट वो है जो मिसिंग है, यानी कि उसका डोमिनेंट फैक्टर क्या हुआ, कॉवर्ड है इसका, यानी कि ही इज नॉट अप्रोप्रिएट टू बी इन द स्टेट, राइट। मीन के बात कर बेसिकली अगर वो एक्सेस हो जाए आपके, तो वो हो जाएगा रैशनेस, है ना, यानी कि आप बहुत ज्यादा जो है बिना किसी परवाह के ही आप जो है सब काम कर रहे हैं, ठीक है, विदाउट एनी थिंकिंग, विदाउट एनी रैशनल, ठीक है, तो ये रैशनेस हो गई। लेकिन इनका मेन पोजीशन क्या होता है, करेज, यानी कि सही टाइम पे मौके के साथ अपना करेज दिखाइए, है ना, नहीं आप कॉवर्डाइज रहेंगे, रेशनेस, तो बैलेंस में रहना चाहिए, हार्मनी में रहना चाहिए। जैसे कि बात करते हैं डेफिशिएंसी में, बात करेंगे शेमलेसनेस की, है ना, एंड एक्सेस में बात करेंगे शाइनेस की, बहुत शर्म आ जाती है आपको कोई भी बात अगर आपसे कोई बोलता है, ठीक है, तो इसका मीन क्या हुआ, मोडेस्टी, बहुत मोडेस्ट हो आप, अगर कोई ने आपसे कुछ आकर तारीफ की तो आप बहुत मोडेस्ट है, हम्बल है। तो बताइए भाई, आप में से कौन हम्बल है? आई नो आप सभी जो है बहुत हम्बल पर्सनैलिटीज है, बहुत जबरदस्त हो आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लें, नेक्स्ट बात कर लेते हैं एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जो थे फंक्शनलिस्ट है, फंक्शनलिज्म क्या होती है इन द फिलॉसफी ऑफ माइंड, इज अ डॉक्ट्राइन दैट व्हाट मैक्स दिस समथिंग a mental state of a particular type which does not depend on its internal constitution but rather on the way it functions। यानी कि अब बात करते हैं मैकेनिस्टिक फिलोसोफर्स की, तो ये मैकेनिस्ट फिलोसोफर है ना, राइट, वही सब इसके अंदर बातें बता रहे हैं। एरिस्टोटल बिलोंग्स टू द स्कूल ऑफ टेलियोलॉजी, जैसे कि मैंने बताया, यानी कि डेस्टिनी पे बिलीव करते हैं, एंड जस्टिफाई द मीइंग, एक्शंस जस्टिफाई द मीइंग, ठीक है ना, वही सब यहाँ पे बातें लिख रखी है ना। क्वेश्चन आया था मान लीजिए कहीं पे बहुत बार कि प्लेटो और एरिस्टोटल में क्या डिफरेंस है, वो बताइए भाई। हाँ, ओके सर, ये सब पढ़ा चुका हूँ आपको, अभी अभी पढ़ाया मैंने सब कुछ, है ना, कंपैरिजन बिटवीन द प्लाटो एंड एरिस्टोटल, तो पढ़ लेने एक बार कि प्लाटो यूटोपियन थे एंड एरिस्टोटल आपके प्रैक्टिकल थे, ठीक है, तो ये सब मैंने पढ़ा दिया आपको, एक बार जाकर के इसको देख लेना। प्लाटो आपके एक्सट्रीमिस्ट थे, एरिस्टोटल बिलीव्स इन द गोल्डन मीन, अभी अभी एक्सप्लेन किया है मैंने, राइट, रिमेंबर, प्लाटो बिलीव्स इन द परफेक्शन वेयर एरिस्टोटल बिलीव्स इन द मॉडरेशन, मॉडरेशन होना चाहिए, ओके सर ना। प्लाटो रेडिकल थे, एरिस्टोटल कंजर्वेटिव थे, ओके। तो अब ये क्वेश्चन है, इसका अगर आप आंसर चाहें तो लिख सकते हैं, एंड टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, वहां पर आपको पीयर रिव्यूइंग भी मिलेगी और मैं भी जो है इवेल्युएट करके डाल दूंगा, राइट। सो बात करते हैं व्हाई एरिस्टोटल इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, तो डेफिनेटली कि इनके अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स जबरदस्ती एम्पेरिकल मेथड ये इस्तेमाल करते थे, मैंने बताया था ना आपको, एम्पेरिकल मेथड, एंड 158 कॉन्स्टिट्यूशंस इन्होंने वर्ल्ड की स्टडी की थी, पॉलिटिकल स्टडी, ओके। इनकी रियलिस्ट अप्रोच थी, ये सब मैं बता चुका हूं आपको, इंडक्टिव मेथड था, है ना, इंटाइटल्ड फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट इनको क्लेम किया जाता है। एंड बात करते हैं कि ये जितनी पॉलिटिकल स्टडीज थी इनके पहले, वो स्पेकुलेटिव फिलोसॉफिकल आर्टिस्टिक थी, राइट। अब ये बेसिकली इसको लेकर के आ गए यहाँ पर कि रियल वर्ल्ड में एग्जीक्यूटली किस तरीके से उनको प्रोवाइड की जानी चाहिए, उनको टैकल किस तरीके से किया जाए। आ गए भी, आगे बहुत जबरदस्त तरीके से हम यहाँ तक का सफर पूरा करते हुए आए हैं। एंड बात करेंगे हम इनकी मेन फिलोसफीज की, थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप, स्लेवरी, प्रॉपर्टी, कॉन्स्टिट्यूशन, एंड मेरा मोस्ट फेवरेट है जस्टिस का इनका थ्योरी एंड रिवॉल्यूशन का, राइट। रिमेंबर बात करेंगे एक एक करके सारी टैकल करते हुए निकलेंगे एंड एक्चुअल खत्म करेंगे इसी की तरह, राइट। अच्छा, ये सब तो ठीक है, पढ़ लेंगे, लेकिन इसके पहले आपको ना थोड़ी सी फिलोसफी जानने की बात है, कि एरिस्टोटल एक्चुअली देखा किस तरीके से करते थे पॉलिटिक्स को। तो एरिस्टोटल की जो पॉलिटिकल फिलोसफी थी एंड इनकी जो मॉरल फिलोसफी थी ना, इनकी जो पॉलिटिकल फिलोसफी एंड मॉरल फिलोसफी जो बहुत इंटरकनेक्टेड है, बहुत, मतलब आप यूं कहें कि अलग की नहीं जा सकती उनको, उनके एथिक्स है, उनकी पॉलिटिक्स में एथिक्स है, उनकी मोरालिटी में पॉलिटिक्स है, सब कुछ इंटरलिंक्ड है। तो अगर हम एरिस्टोटल की पॉलिटिकल फिलोसफी की बात करें तो इसका पॉलिटिक्स भी हेल्प करता है कि इंडिविजुअल के कैरेक्टर डेवलपमेंट में। दूसरा हम बात करेंगे मॉरल फिलोसफी जिसमें एथिक्स होता है, वो भी हेल्प करता है एक इंडिविजुअल के ओवरऑल कैरेक्टर में, ठीक है, जो कि आगे जाके आपके सिटीजन्स बनेंगे, है ना। तो एरिस्टोटल क्या कहते थे कि भाई एंड गोल क्या होना चाहिए पॉलिटिक्स में, एंड गोल क्या होना चाहिए कि बेस्ट ऑफ द एंड्स आने चाहिए भाई, हमेशा से बेस्ट ऑफ द, यानी कि मैंने बताया ना आपको टीलियोलॉजिकल अप्रोच इनकी थी, है ना, कि मेन कंसर्न ऑफ पॉलिटिक्स रहना चाहिए कि आप बेसिकली ऐसे सद्गुणों को, ऐसे वर्च्यूज को डेवलप करें इन नागरिकों के अंदर, पॉलिटिकल आपकी जो सिटीजन्स हैं उनके अंदर, जिससे व्यक्ति बहुत फॉर द लव ऑफ जस्टिस, राइट, उनको वो बेसिकली नेक कार्य करने के लिए प्रोत्साहन करें, राइट, उनको मोटिवेट करें कि आप जो है अपने नोबल एक्शंस के थ्रू स्टेट को सर्व कर सकते हो,
रिमेंबर इतनी सब चीजें बातें इन्होंने पॉलिटिक्स के बारे में की, यानी कि इन सबको ऑर्गेनाइज कौन करेगा, मैकेनाइज कौन करेगा, डेफिनेटली स्टेट, ये रोल होना चाहिए स्टेट का। तो हम इसके बारे में बात करेंगे थ्योरी ऑफ स्टेट में। लेकिन लेकिन इतना आसान नहीं है ना, तो हम पहुंचते हैं वहां पर, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा ग्राउंड वर्क ले कर लेते हैं। क्या बोलते हो सर मैम? ओके सर मैम, कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं। देखो इनकी थ्योरी ऑफ नॉलेज थी, बहुत जबरदस्त थ्योरी ऑफ नॉलेज है, प्लेटो से बेसिकली ये उनसे इंस्पायर्ड है ना। एंड यहाँ पर इस थ्योरी में बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थ्योरी ऑफ फोर कॉजेज भी लेकर के आए थे, थ्योरी ऑफ फोर कॉजेज। अब ये क्या थी भाई, ये क्या भाई, ये कौन सी बीमारी आ गई? बिल्कुल भी कोई बीमारी नहीं है। कि ये कहते हैं कि नॉलेज अगर आप किसी पर्सन को है तो उसका मतलब क्या है, उस नॉलेज के पीछे के कॉजेज को जान लो ना, उस नॉलेज के पीछे के क्या कॉजेज है, क्या रीजंस है, क्या रहे हैं, है ना। तो अगर कोई कोई चीज है उसका एग्जिस्टेंस के बारे में अगर आप उसके कारण जान लेंगे, डेफिनेटली आप उसके बारे में सब कुछ जान लेंगे, है ना। तो ये थ्योरी ऑफ फोर कॉजेज है। तो ये कहते हैं कि अगर कोई भी चीज को बेसिकली हम देखते हैं, जानते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो उसमें चार तरीके के साइमल्टेनियस फंक्शंस होंगे, है ना। तो हमने कहा ना फंक्शन लिस्ट है, सब चीजें कनेक्ट हो रही है ना, बिल्कुल होगी भाई, सब कुछ होगा कनेक्ट, बहुत काम किया इसमें, है ना। तो चार काइंड ऑफ कॉजेशन थे यहाँ पे, बहुत एफिशिएंट, है ना, जिसकी हम बात करते हैं। पहला आपका आता है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, पहला आपका सबसे पहला आता है मटीरियल कोज, राइट। फिर आपका आता है एफिशिएंट कोज, ठीक है। फिर आता है आपका फॉर्मल कोज, एंड फाइनली आपका आता है सर मैम फाइनल कोज, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको, मटीरियल कोज, एफिशिएंट कोज, फॉर्मल कोज एंड फाइनल कोज, ठीक है। तो MEFF आप इसको याद रख सकते हैं। दीज आर द फोर कॉजेस थ्योरी ऑफ द आपके एरिस्टोटल। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली ये बोलते हैं कि ये मटेरियलिज्म को रिजेक्ट करने के लिए इन्होंने बात करी थी, है ना, हालांकि उसके एग्जिस्टेंस को नकारते नहीं है ना। तो हम बात करते हैं कि जो मटेरियल कोज है, जैसे कि मान लीजिए कोई चीज है ना, कोई स्टेच्यू है या कोई पोर्ट्रेट है, तो उसका मटेरियल एलिमेंट क्या होगा, वो किस चीज से मिलकर के बनी है ना, तो ये उसका मटेरियल कोज हो जाएगा। ह्यूमन, अगर ह्यूमंस है तो वो किस चीज को लेकर के बने, है ना वो। एफिशिएंट कोज क्या है कि प्रेसिडिंग फोर्स क्या थी इस चीज को आने के लिए, कौन कौन सी चीजों ने बेसिकली क्या किया, पुश किया, है ना। बेसिकली सोर्स बता रहे कि आया कैसे, इस तरीके से। फॉर्मल कोज की हम बात करते हैं कि फॉर्म, फंक्शन और एसेंस क्या है उस चीज का, है ना, यानी कि क्यों ये चीज है और क्यों फ्लोरिश कर रही है ना, क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो वो सब आता है आपका फॉर्मल कोज में। एंड फाइनल कोज आता है कि इसका पर्पस क्या है, अगर कोई चीज है यहाँ पर धरती पे कोई चीज है तो उसका एग्जिस्टेंस का पर्पस क्या है ना। जैसे कि इंसान का पर्पस क्या है, हैप्पीनेस, राइट, वही सब चीजें। और बेसिकली एरिस्टोटल उस टाइम पे इसको क्या बोलते थे, हैप्पीनेस को यूडाइमोनिया, यूडाइमोनिया इसको बोलते थे, ई से स्टार्ट होता है ये, यूडाइमोनिया, राइट। ओके, तो देखो भाई ये लेक्चर जो है बहुत बड़ा हो जाने वाला है एरिस्टोटल के, जब हम बात करते हैं तो हम इसको दो पार्ट्स में कर लेंगे, राइट। अगर ये बहुत लंबा होगा तो हम इसको दो पार्ट में कर लेंगे, राइट। तो जितने भी थ्योरी ऑफ स्टेट है, सिटीजनशिप है, स्लेवरी, प्रॉपर्टी, रिवोल्यूशन, जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन, हम इसको एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, ताकि कोहेरेंस में रहे आपका, ठीक है, बैलेंस में रहे चीज। तो जितनी भी बातें हमने फर्स्ट लेसन में बेसिकली इंक्लूड की है, ये आपको सप्लीमेंट करनी है, सब्सटीट्यूट नहीं है, रिमेंबर, कॉम्प्लीमेंट करनी है, सप्लीमेंट करनी है आपको फॉर द सेकंड पार्ट, ठीक है। तो सेकंड पार्ट जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर आप सेकंड पार्ट देख रहे हैं तो उसके पहले मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आपको फर्स्ट पार्ट देखना मस्ट है, मस्ट, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले दिन, जब तक स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।